गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास 10th में। दोस्तों, आप जानते हैं सुबह 8 बजे से आपकी ये क्लास शुरू हो चुकी है। ये क्लास वाइट बोर्ड पे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। हम अभी तुरंत वाइट बोर्ड पे चल रहे हैं आपको लेकर के। आपका बहुपद खत्म हो गया है, तो आज से आप देखेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 3 आज से शुरू हो रहा है। अगर आपने इसके पीछे के 2 अध्याय नहीं देखे, बहुपद और वो रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या वाला है, यूक्लिड विभाजन वगैरह, तो आप कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी लाइव जल्दी से। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे, कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ। मित्रों, कुछ दिन से ये क्लास नहीं हो रही थी, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपकी रेगुलर क्लास चलेगी और अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, आप उन सभी को समझ लीजिए। आपकी परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। साथियों, आज ये नया चैप्टर होगा कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ, एक्सरसाइज 3.1 होगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, चलिए देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, और क्या कहता है? ये कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था। मतलब अगर आफताब की पुत्री 3 साल की थी, तो आफताब 3 सते 21 साल का था। कह रहा लेकिन अब से यानी कि आज से 3 वर्ष जो और बीत जाएगा, जब 3 वर्ष और बीत जाएगा तो मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? हमारे हिसाब से तो मनोरंजक है कि 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा। इसका फिलहाल ये मनोरंजक है कि नहीं है, ये आंसर आप दीजिए न दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन क्वेश्चन जो है उसको समझिए। कह रहा कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल सी बात है यार, जैसे आप अभी तक हल करते आए हो वैसे ही करना है। लिखिए, माना आफताब की वर्तमान आयु, आप सभी लिखिएगा, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक ना। अब लिखिए, उसकी पुत्री की, लिखो सभी लोग, लिखो फटाफट। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर ये y वर्ष, ठीक ना। लिखते जाना मैं जो बोल रहा हूँ। नीचे क्या लिखोगे? ये हो गया ना। अब लिखिए केस नंबर फर्स्ट या फिर स्थिति पहली, स्थिति नंबर 1। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 स्थिति है। पहली स्थिति ये है, फर्स्ट केस ये है कि ये 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि ये 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो 2 स्थिति है ना। तो पहली स्थिति के अनुसार हम चलेंगे। पहली स्थिति में क्या होगा? लिखिए, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। देखो ध्यान से समझना, 7 वर्ष पहले आफताब x - 7 वर्ष का रहा होगा। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो ऐसे समझ लें जैसे आप 10th में पढ़ रहे हो। अगर आप 16 साल के हो आज, ठीक ना, तो 7 वर्ष पहले सोचो कितने साल के रहे होगे। 7 वर्ष पहले आप आज कक्षा 10 में हो, तो 7 वर्ष पहले आप कक्षा 3 में पढ़ते थे, है ना। तो 16 साल के आज हो, तो 7 साल पहले कितने साल के थे? 9 साल के थे। मतलब कम होगा ना, आज 16 साल के हो तो 7 वर्ष पहले 9 साल के थे ना। तो वैसे अगर ये आज x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले x - 7 वर्ष का रहा होगा। चलिए, तो उसी तरह से उसकी जो पुत्री है, नीचे लिखो ऐसे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर y - 7 वर्ष, ठीक ना। तो ये पहली स्थिति के अनुसार देखते जाना, ठीक ना। आगे बढ़ें, इतना नोट करते जाओ जल्दी से, तब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो आप देख लिए हो ना। अब हम चाहें तो क्वेश्चन मिटा भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जैसे हम आगे से हटें आप नोट करते जाइए। चलिए ठीक है, अब ऊपर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत रोक के। चलिए अब हम ऊपर लिखेंगे,
ऊपर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है यार, ये बहुत मिटाने में दिक्कत कर रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आगे लिख लो, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब ये कि पुत्री की आयु देखो कितनी थी 7 वर्ष पहले, y-7 थी, और ये थी आफ्ताब की आयु, यानी कि x-7 इक्वल ये y-7 था। और गुणा किस में करोगे, किस में गुणा करोगे पता है? ये बताओ आप सभी कमेंट करके, आफ्ताब वाली आयु में मल्टीपल करोगे या फिर पुत्री वाली आयु में मल्टीपल करोगे 7 का, किस में करोगे? देखो जिससे कह रहा है कि पुत्री की आयु की, मतलब पुत्री वाले में मल्टीपल करोगे ये, यानी अगर इसकी पुत्री की आयु 7 गुनी भी हो जाए तब भी इसके बराबर थी, ये पहली कंडीशन है। इसको समीकरण में जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x-7 मल्टीपल करोगे 7y माइनस ये 7-7 कोष्ठक ओपन करोगे x-7y, ये माइनस का 49 और प्लस का 7, तो x-7y इक्वल माइनस का 42। ये मित्रों आपका हो गया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला समीकरण। इसको नोट कर लो जिनको लिखना है फट से, फिर हम आगे चलते हैं। नीचे वाला आप लिख लिए होंगे तो हम उसको मिटा देते हैं, ठीक ना। आप सभी अपना क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। कह रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यही कह रहा था ना। तो 3 वर्ष बाद आयु पहले पता होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर आप लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, नीचे लिखो दूसरी शर्त के अनुसार, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो पहले सेकेंड स्थिति, सेकेंड स्थिति, ठीक ना। सेकेंड स्थिति में क्या होगी साथियों, लिखो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x+3। वैसे जैसे अगर आप आज 16 साल के हैं तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 19 साल के हो जाएंगे। तो उसी तरह से आफ्ताब जो है आज x साल का है तो 3 साल बाद x+3 का हो जाएगा। नीचे फिर से लिखना 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो कितना हो जाएगा y+ ये 3 वर्ष। तो ये तो हो गया इनका 3 वर्ष बाद ये कितने के होंगे, लेकिन कंडीशन अभी नहीं पूरा हुई। कह रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। नीचे लिखो पुनः प्रश्नानुसार, मतलब दोबारा से प्रश्नानुसार x+3 इक्वल y+3। अब इसमें 3 से गुणा करोगे, कह रहा था 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा ना, तो बस यही करना है, इसका गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, एक नया समीकरण मिलेगा। वो क्या मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सभी वैसे तो कर लिए होंगे मल्टीपल, तो बता दो क्या मिलेगा, और अगर नहीं किया तो बस कर लो हमारे साथ। x+3 ऐसे ही रहेगा, है ना। ये x+3 में तो कोई अंतर होगा नहीं। आगे जब अगर आप चलोगे तो ये हो जाएगा साथियों, 3 का y में करोगे 3y, है ना, और 3 का जब गुणा 3 में करोगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका x-3y इक्वल 9-3 ये बन जाएगा समीकरण, ठीक। फाइनल में आपका x-3y इक्वल 6 आएगा और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड कहलाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो बीजगणितीय रूप में लिखने को कहा गया था, दूसरा कहा गया था कि इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बीजगणितीय रूप में हो गए दोनों आंसर। अब इनको हम ग्राफ रूप में हल करेंगे ग्राफीय माध्यम से। तो चलिए इतना लिख लो, फिर हम दूसरे इसमें चलते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन में आएगा। लिख लीजिए, समीकरण याद रखना बस दोनों। हो गया, आगे चलें। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। चलिए अब देखना साथियों, इसको क्या करेंगे हम। 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं जो कि मिल गए, अभी आपने देखा था। इनको सारणी विधि से हल करेंगे, कहने का मतलब ग्राफीय विधि से, ठीक ना। फिर इनको ग्राफ पे डिनोट करना है। कुल मिलाकर के x और y के मान जो हैं वो सारणी या ग्राफ विधि से निकालना है। तो देखना कैसे करते हैं। इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे कि x के पद एक तरफ हो जाएं और
y और जो बाकी का चर पद है वो सब मिला के, सॉरी या चर पद एक तरफ हो जाए, या फिर y वाला एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर दो। तो हम x वाला करेंगे और ये -42 और प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक ना, इतना पक्का है ना। अब क्या करते हैं मित्रों, इसके बाद हम सारणी बनाते हैं, एक टेबल, ध्यान देना। ऐसे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पहले में ऐसे खाने बनाएंगे x y, इसमें आप खाने बना लो 2-3। उसके बाद क्या करते हैं आपको पता है, इसके बाद इनके मान हम रखते हैं अलग अलग। किसके मान रखते हैं, इसी में यहाँ देखना, x बराबर -42 और +7y में हम मान रखते हैं। तो मित्रों अगर यहाँ पर हम y का मान 0 रख देंगे तो जो x का मान आएगा कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, तो ये -42 आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा मान आ जाएगा, ग्राफ में रखने में समस्या होगी। और मान रखने के लिए यहाँ पर आप बाध्य नहीं हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर के आप अनंत तक का कोई भी गिनती रख सकते हो। तो हम बहुत छोटा मान नहीं रखेंगे, नहीं तो ये x और y के बड़े बड़े मान आ जाएंगे, तो उनको हल करने में, ग्राफ पे दिखाने में समस्या होगी। तो इसलिए ऐसा कुछ करेंगे कि छोटे मान मतलब आए। तो देखो अगर हम y का मान 5 रख देते हैं, कितना 5, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान ये -42 और +35 घटेगा, तो साथियों ये -7 आ जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा आ रहा है ना। यानी कि x का मान हमने क्या रखा 5, तो y का मान मिला -7। इतना बात पक्का ना। इसी तरह से आप x के अलग अलग, सॉरी x का मान नहीं रखा था यार, y का मान रखा था ना, x का मान आया था, क्या आया था, जो आपके सामने है ना, x का मान आया है। तो हमने रखा y का मान 5 रखा, तो x का मान आया -7। ठीक, अब इसी तरह से 6 रख लो। जब 6 रखोगे तो क्या होगा, 6 रखोगे तो ये 7 छंग 42 हो जाएगा, ये प्लस का 42 माइनस का 42, तो यानी कि ये आ जाएगा 0। 7 रख लो, 7 रखोगे 7 7 49 हो जाएगा, ये प्लस का 49 माइनस का 42 घटेगा तो प्लस का 7 आएगा। यानी कि जब 7 रखोगे तब क्या होगा, y का मान 7 रखोगे तो ये 49 यानी कि प्लस का 7 ही आएगा, यानी कि 7 पर क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब ध्यान देना, ये आपका पहला समीकरण ग्राफ विधि से हल हो गया है, जिसमें x के और y के 3-3 मान आ गए। इनको अभी आपको ग्राफ पे दिखाना है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम ये समीकरण भी हल करके आपको दिखा दें। चलो इसमें भी कर लेते हैं। इसमें भी आप ऐसे कर लो, x = 6 प्लस ये 3y, ठीक ना। y का कोई भी मान रखो आप सभी, चाहे जो भी रख लो। चलो जल्दी से फटाफट रखो, देखते हैं फिर क्या होता है। -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, या प्लस में भी रख सकते हो, कुछ भी रख लो। तो चलिए अगर हम यहाँ -1 रखते हैं, ध्यान देना x का मान कितना आता है देखते हैं। तो ये 6 गुणा 3 और ये गुणा -1, तो मित्रों ये हो जाएगा 6 और ऋण 3, और 6 में से 3 गया तो 3। कहने का मतलब हमने जब मान रखा -1, तो हमें x का मान 3 आया, है ना। तो ये एक टेबल और हम बनाएंगे दूसरे वाले समीकरण के लिए। तो इन भाई साहब का यहाँ पर हिसाब होगा, जो भी है बिना किताब होगा हिसाब, है ना। यहाँ पर ये x और ये y, चलो ठीक है, ओके। y का मान हमने -1 रखा था, तो x का मान क्या मिला था, 3 मिला था। -2 रख के देख लो क्या मुसीबत है। -2 रखोगे तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, और 6 - 6 0 आएगा, यानी कि -2 जब रखोगे तो ये 0 आएगा। -3 रख लो, -3 रखोगे तो -9 आएगा, -9 और +6 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इस तरह से आपके ये भी मान आ गए। अब आपके पास ग्राफ वाली कॉपी होनी चाहिए, अगर नहीं है ग्राफ वाली कॉपी तो आप ले लीजिए, और हम यहाँ पर आपको बना के तो दिखा देंगे फ़िलहाल। चलिए कोई समस्या की बात नहीं है, आप सभी देख लीजिए और समझ लीजिए, ये पूरा प्रोसेस है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों कि अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। तो चलो देख लेते हैं ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं। ध्यान देना,
साथियों देखिए, ग्राफ पे इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये ग्राफ बना लेना है, जिसमें आपको नंबर लिख लेने हैं लगभग में उतने जितने यहाँ पर ये आए हैं। इसलिए मैं बड़ा नंबर नहीं लाया जिससे कि ग्राफ छोटा बने, नहीं तो अगर यहाँ पे 200 500 हो गया होता या फिर 149 148 तो बहुत बड़ा ग्राफ बनता है ना। तो देखो ये छोटे छोटे नंबर आए हैं, हमने 7 तक लिख लिए चूँकि यहाँ पर 7 तक ही हमारे अंक हैं। अब चलो देखते हैं। देखो यक्स का मान -7 है और वाई का मान 5 है। अब यक्स पर हम -7 वाले खाना में चलेंगे, सॉरी यक्स पर माइनस वाले खाना में 7 बार चलेंगे। देखो ये दाहिनी तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो क्या करना है हमें माइनस में चलना है, यक्स पर माइनस में चलना है। तो ये आपका यक्स होता है ना, ये यक्स डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है। तो याद रहना चाहिए यक्स पे ही चलना है। देखो माइनस इसमें भी है नीचे, लेकिन ये यक्स वाला नहीं, ये वाई का है। यक्स पे चलना तो इधर को आना, ये -7 यहाँ मिल गया, ठीक। लेकिन वाई पे 5 चलना है, तो वाई पे 5 ऊपर को जाएगा, मतलब ये लाइन यहाँ तक आएगा। ये यहाँ है 5 और ये 7 यहाँ है। तो क्या करें ऐसा कुछ कि दोनों मिल जाए। तो दोनों मिलाने के लिए इसको 5 के बराबर ऊंचाई तक ले जाओ और इसको ये यहाँ तक, यानी कुल मिला करके ये बिंदु जो -7, 5 है वो यहाँ कहीं होगी। बात समझ में आई ना। इसी तरह से सारे बिंदु पहले रख लीजिए, उसके बाद एक ग्राफ बनेगा, देखना। उसके बाद क्या है, यक्स 0 रहे, 0 मतलब यक्स इसी लाइन पे रहेगा, इसमें से ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा, ठीक है। वाई कह रहा कि 6 हो जाएगा फिर, तो चलो ठीक है ले चलते हैं वाई को 6 नंबर, यानी यहाँ तक, यानी कि 0,6 जो है यहाँ मिल गया। आगे देखना 7,7, यक्स पर 7 जाओ प्लस में और वाई पर भी 7 प्लस में। कहने का मतलब ये ऐसे और ये यहाँ से, ये 7,7 यहाँ आएगा, है ना। इतना बात पक्की ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या होगा, हमने तीनों रख लिया ना। अब मित्रों एक लाइन खींचेंगे, ग्राफ बनेगा, यही आपको जो बनाना था। ये बिंदु यहाँ पर आके मिलाना लगभग आपको, ठीक ना। अब ये सारा जो झमेला मैंने खींचा है इसको मिटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको दिखाने के लिए, वहाँ तक ले जाने के लिए ये सब डाट वाट किया था, ठीक ना। आपको वहाँ पे छोटी सी बिंदी रखना है पेंसिल प्रकार से, एग्जाम में करना तो ऐसे गोचना नहीं। तो इसको ऐसे मिलाओगे। अब कैसे, ये उस बिंदु से होते हुए ऐसे जाना चाहिए और वहाँ तक। ये आपका पहला समीकरण के लिए ग्राफ हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से आप लगा लोगे, उम्मीद करते हैं। चलो दिखा देता हूँ। यक्स पे 3 चलना है प्लस में, वाई पर माइनस में 1 चलना है। तो यक्स पर 3 प्लस में यहाँ हो गया, वाई पर माइनस में 1 मतलब हल्का सा नीचे आएगा, यानी कि 3,-1 मिल गया। आगे देखना, एक्स पर 0, वाई पर -2। तो यक्स पर मतलब किसी तरफ नहीं बढ़ना, वाई पर -2 यानी यहाँ कहीं होगा। ये 0,-2, ठीक ना, यहाँ पे होगा। अब आगे ध्यान देना, -3 दोनों है। एक्स पर -3 यहाँ कहीं है और वाई पर -3 यहाँ कहीं है। इसको ऐसे लाओ, इसको ऐसे लाओ, तो ये 3, ये -3 और 3 यहाँ आ गया। अब इसे अगर आप ग्राफ का रूप दोगे तो क्या बनेगा, सोचो सोचो क्या बनेगा। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो साथियों इसको आप ऐसे बढ़ा के खींच सकते हो, ये ऐसे होते हुए निकल जाएगा। तो ये था आपका ग्राफ, पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना। अगली क्लास के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी ऐप्स में देख रहे हैं तो जो पेड वाला कोर्स है उसे आप अगर परचेज करते हैं तो आपको ये क्लास तो मिलेगी ही, इसके अलावा पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें। अगर आप इसे फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी देख रहे हैं और PVR स्टडी ऐप्स नहीं इंस्टॉल किए तो प्ले स्टोर से PVR स्टडी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और कंप्लीट कोर्स घर बैठे पढ़ें। हर दिन सुबह 8 बजे से देखना ना भूलें। कक्षा 10 की NCERT में चलते हैं फिर। जय हिंद। साथियों याद रखिएगा, इस क्लास को दोस्तों को शेयर करिएगा
ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको फ्री वाली क्लासें उपलब्ध हो सकें। जितना ज़्यादा व्यूज आएगा, जितना ज़्यादा आप सभी शेयर करोगे यूट्यूब पर, उतना ज़्यादा हम आपको फ्री कोर्स यूट्यूब पर उपलब्ध कराएंगे। नहीं तो फिर अन्यथा आपको पेड करना ही होगा। थैंक यू।